कि लोग किस तरह से मरे, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरते चले गए। चारों तरफ एक दहशत फैली हुई थी, इतनी दहशत कि चारों तरफ सब डरे हुए थे, तरह से किसको निगल जाए। हर लोगों का, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबको एक डर सता रहा था। फ्रेंड्स, उस समय कोरोना चल रहा था। अब कोरोना चल रहा था और कोरोना की सेकेंड लहर जारी ही थी। सब जगह जहाँ पर मैत्री रहती थी उसके आसपास चारों तरफ एक जंग छिड़ गई थी कोरोना का, जैसे कोई राक्षस घुस गया है उस एरिया में और सबको ख़त्म कर रहा है। सबको बारी बारी से, हॉस्पिटल पूरा पैक है, जगह नहीं है लोगों को रखने के लिए, सिलेंडर की कमी हो रही थी, जहाँ मरीज हर वक्त, हर दिन, हर मिनट में लोग मर रहे थे कोरोना के चपेट में आकर के। उस समय ऐसा हुआ कि मैत्री भी कोरोना के चपेट में आ गई और मैत्री को जो हस्बैंड है वो भी कोरोना के चपेट में आ गया। कोरोना ऐसा था कि दोस्तों, मैत्री के हस्बैंड जो है पहले से ही लीवर उनका बहुत खराब था, उनकी तो शारीरिक बीमारी होने के कारण उनको जब कोरोना हुआ तो बहुत ही ज़्यादा उनको पकड़ ली। मैत्री और मैत्री के हस्बैंड दोनों कोरोना से प्रभावित हुए, लेकिन मैत्री घर पर और उनके हस्बैंड भी घर पर दोनों लड़ रहे थे कोरोना से। एक बार ऐसा हुआ कि मैत्री के हस्बैंड जो है वो सांस लेते लेते वो उसकी सांसें जो है अटक जाती है और मैत्री दौड़ते हुए उनके पास आती है और कहते हैं, क्या हुआ, आपकी सांसें क्यों अटक रही है। वो घबरा जाती है, वो फटाफट घर के लोगों को बुलाती है और एम्बुलेंस बुलवाती है और एम्बुलेंस आने को रहता है। और मैत्री भी प्रभावित है, इसलिए मैत्री भी क्या करती है, मैत्री की एम्बुलेंस आती है, उसके हस्बैंड चाहते हैं कि हम दोनों जाएं एक साथ हॉस्पिटल में, लेकिन गाड़ी जो एम्बुलेंस वाले थे वो किसी एक के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन था, मतलब उन्हीं को ले जाना था, इसलिए मैत्री को नसीब नहीं हुई। वो चाहती थी कि उनके हस्बैंड के साथ वो जाए हॉस्पिटल में, उनकी सेवा करे, भले दोनों एक साथ रहेंगे, मतलब दोनों साथ ही रहेंगे, क्योंकि कभी वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हुए थे। इस हालत में मैत्री की हस्बैंड को ले जाते हैं, ले जाकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। बहुत मुश्किल होती है, सिलेंडर नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती है, ऐसे बहुत सारे जैसे लोग जूझ रहे थे उस समय उनके हस्बैंड को लेकर भी बहुत जूझ रहे होते हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके उसको एडमिट करवाया जाता है और एडमिट करवाने के बाद उनको भी ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसके बाद ऐसा होता है कि मैत्री के हस्बैंड लड़ रहे होते हैं हॉस्पिटल में कोरोना से और मैत्री घर पर लड़ रहे होते हैं कोरोना से। दोनों के अंदर बातचीत नहीं हो पाती है, वो भी सांस इतना फूलने लगता है, उनके हस्बैंड की सांस फूलने के दौरान वो बात नहीं कर पाते थे। मैत्री भी चाहती थी कि हस्बैंड से बात करूं, लेकिन वो इतनी बीमार थी कि वो बात नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे माहौल ऐसा हुआ कि एक दिन मैत्री घर पर रो रही थी और एक दिन उनके आंगन में एक एम्बुलेंस आते हैं। मैत्री को पता चलता है, दिन के 11-12 बज रहे होते हैं और उसको पता चलता है कि उसकी जो हस्बैंड है उनका डेथ हो गया है। मैत्री को जब ये खबर मिलती है तो मैत्री कहीं के नहीं रहती, जैसे बड़ा सा पहाड़ उसके सिर में टूट कर गिर जाता है, वो बेहोश हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उनके हस्बैंड के अलावा उसको कोई नहीं था और वैसे भी उसकी हस्बैंड एक फ्रेंड जैसा था उस दुनिया में, एक उसकी हस्बैंड ही थी, उसको समझता था, उसकी सुख हर चीज़ में हर सहायता करता था, कदम से कदम मिलाकर दोनों हस्बैंड वाइफ चला करते थे। अब ऐसी सिचुएशन आ गया कि मैत्री उनके हस्बैंड के साथ बात भी नहीं कर पाए, दो बोल भी नहीं कर पाए। जो होती है कि मृत्यु के वक्त मैत्री यही सोच के बहुत परेशान होती है कि उसके हस्बैंड जब उनकी देह से प्राण जब जा रहे थे तो कुछ तो बोले होंगे, कुछ तो सोचे होंगे, कुछ तो ऐसे बात होगी उनके मन में जो मैत्री को सुनाना चाहता था। वो जानना चाहती थी इस बात को, वो बहुत रोई, इतना रो रही थी, बुरा हाल हो गया था।
इतना डिप्रेशन में कि उसको अब जिंदा रहना भी उसको नामंजूर थी। वो सोचती थी कि बच्चे बड़े हो गए हैं और वैसे भी सब ठीक है, बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गया है तो पूरा दुनिया भी ख़त्म हो गया है, ज़रूरत नहीं है मुझे जिंदा रहने के लिए। क्योंकि वो इस दुख से वो गुजर रही थी जहाँ पे उसका हस्बैंड नहीं रहा। वो बहुत परेशान थी, बहुत हैरान थी, बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो बार बार बेहोश होती थी, बार बार रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। वो रात भर उसको सोच सोच के रोती थी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, क्यों उसी के साथ ही इस तरह से घटना हो रही थी। वो हताश और उदास और पूरी तरीके से वो टूटी हुई थी। उसके बाद ऐसा होता है कि 1 हफ्ता बीत जाता है, 15 दिन बीत जाता है। उसको फिर वो अपने जो घर की जो उनकी जो बेटे रहते हैं और बेटा उनकी पिता का क्रियाक्रम जो है सारे वहाँ पे करते हैं, सब लोग उसको समझाते हैं, सब लोग। उसके बाद ऐसा होता है कि मैत्री अब इतनी रोती है, वो समझ ही नहीं पाती, उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैत्री ये सोचती है कि मेरे पीछे तो बच्चे भी हैं, जाने वाला तो चला गया है, लेकिन क्या किया जा सकता है, कैसे मैं इस तरह से अगर टूट के पड़ी रहूँगी तो कैसे होगा, कैसे इस चीज़ को मैं चीज़ को आगे बढ़ सकूं, कैसे मैं इस चीज़ से उभर पाऊँ, कैसे मैं इस दुख से उभर पाऊँ। वो कोशिश कर रही थी, सब लोग उसे मना रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रही थी कि उसका वो बुरी तरीके से टूट रही थी। अब देखिए, अब मैत्री को पता चल गया है, क्योंकि वो खुद को बहुत अच्छे से समझती थी। अब उसे पता चल गया है कि उस चीज़ से ये जो दुख है, ये जो परेशानी है, ये जो डिप्रेशन है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो वो जी भी नहीं सकती और मर भी नहीं पा रही है, तो क्या किया जा सकता है। उसने अगले से 12 दिन इतनी परेशानी में गुजरे वो कि उसको कुछ होश नहीं रहा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे करना है, आगे क्या करना है। उसको पूरा दुनिया पूरा अंधकार हो गया उसके सामने, जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे पूरा अमावस्या की जो काली रात होती है वैसे उसके सामने छा गया है, जैसे वो अंधी हो गई है, जैसे कुछ भी नहीं है उसके जीवन में। और उसके बाद 13 से 14 दिन बीत जाता है। फिर वो एक दिन सोचती है कि ऐसे करके कब तक चलेगा, कैसे मैं इस चीज़ से उभरूँ। वो भी अब चाह रही थी कि नहीं, मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ, इस डिप्रेशन से कैसे भी करके निकलना है। वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि जाओ तुम लोग मिट्टी लेके आओ। वो अपने आप को बिजी रखना चाह रही थी। अभी बच्चों लोगों ने मिट्टी ला के दिया, और आपको मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मैत्री पूरा घर की काम करने के बाद उसकी जो फिर वो दोपहर का जो समय है जब उसको खाली रहती थी, उस समय बहुत रोती थी, क्योंकि ज़्यादा वक्त अभी गुजरा ही नहीं था, अभी 13-14 दिन ही हुआ था। वो रोती थी, तो जब उसको रोती थी और उधर वो मिट्टी जो ला के दिए थे बच्चों लोग ने, वो उस मिट्टी को छानते और मिट्टी को छान कर उसने लगातार 1 हफ्ते तक डेली 1 हफ्ते तक उसने, चूँकि गर्मियों का दिन था तो उसने 7 से 8 चूल्हा बना दिया। अपने माइंड को उस मिट्टी में, उस चूल्हे में डाइवर्ट कर दिया, ताकि उस चीज़ से थोड़ा सा उसको राहत मिले। वो थोड़ी सी राहत वो चाहती थी, क्योंकि वो खुद को समझती थी, वो जानती थी कि अगर मैं इस चीज़ से अगर मैं थोड़ी सी राहत मुझे नहीं मिलेगी तो पॉसिबल नहीं है जीवित रहना, नहीं है। क्योंकि ऐसी इतनी बुरी घटना के बाद जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि उस दुनिया में उसके पास और कुछ भी नहीं था। जो भी दोस्त कहे, बंधु कहे, सब वही था उसके पास, वो भी उसको छोड़ के चला गया। अब वो तो बिल्कुल अकेली हो गई थी, इस चीज़ से वो उभर नहीं पा रही थी। जब 13-14 दिन बचे तब उस माइंड को शिफ्ट कराने के लिए वो ऐसे काम कर रही थी ताकि वो खुद उस चीज़ से उभर सके। जब इतने सारे चूल्हा बनने के बाद फिर धीरे धीरे एक दिन दोपहर को ऐसा हुआ कि वो यूट्यूब में कुछ
डिप्रेशन से निकलने के लिए और इस चीज़ से उभरने के लिए उसे ढूंढ रही थी। कुछ करना चाहे तो वो कैसे भी करके वो कर सकता है, मन में चाह होना चाहिए। परिस्थिति खराब होएगी ऐसा नहीं। अगर ये जो जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव, जो कहते हैं ना कि मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में तो दुख है ही नहीं, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान के जीवन में अलग अलग चीज़ें होती ही है, सुख है, दुख है, एक ऊपर उतार चढ़ाव होती है, एक पड़ाव होता ही है। बस जो इंसान वहाँ से निकल के कुछ कर पाए वो आगे बढ़ जाता है, जो निकल नहीं पाता वो वहीं पे समाप्त हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग, इतने सारे बुद्धिमान लोग, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहाँ मिलेगा? शमशान घाट में मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। एक से बढ़कर एक क्वालिटी और एक से बढ़कर एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्होंने सोचा तो वो बहुत कुछ है लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने एक्शन भी नहीं ली, उन्होंने कोशिश भी नहीं किया। शायद बहुत सारे दिमाग, बहुत सारे इंटेलिजेंस वहीं पे दबे दिए हैं, वहीं पे शमशान घाट में दबा हुआ है। तो दोस्तों, अब मैत्री उस चीज़ से उभरना चाहती थी। वो जैसे ही उस यूट्यूब को सर्च कर रही थी तो उसको दिखा जो बहुत ही पावरफुल एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो ट्रेनिंग ले रहे थे, जहाँ से उस ट्रेनिंग के ज़रिए लोगों की जो डिप्रेशन है जो दूर करना, फिर बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए उसको मिला। और उसने कुछ भी नहीं दिखा, उस चीज़ को वो भर दिया, फॉर्म फिलअप कर देते हैं और अपना सब कुछ करके उस ट्रेनिंग को वो अटेंड करते हैं। और अटेंड करने के बाद वहीं से परिचित होती है कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री की दुनिया है। वो उसी समय सोचती है कि नहीं, इस ट्रेनिंग के बाद फिर वो धीरे धीरे रिकवर होने लगती है, धीरे धीरे वो रिकवर होती है। जब रिकवर होती है तो सोचती है कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब हस्बैंड भी नहीं है, पूरी घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अब उस अकेली इंसान के ऊपर आ चुका है। अब वो करे भी तो क्या करे। अब उसके पास ऐसे व्यक्ति भी नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है कि वो अपना दुख शेयर करे, थोड़ा सा हल्का महसूस करे, ऐसे भी नहीं था उसके पास। तो ऐसे वक्त में उसने ये सोचा कि अब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अब सीखना होगा। अब ऐसा था कि मैत्री जब उनकी हस्बैंड थी तो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि उसने अपने मोहल्ले, अपने घर और अपने गलियारे से तक ही सीमित थी, अपने गांव तक ही सीमित थी। अगर बाहर कहीं पर भी 2 बार 3 बार अगर कहीं गई भी है तो अपने हस्बैंड के साथ में गई थी। उसे मालूम नहीं था कि बाहर क्या होता है, शहर क्या होता है, लोगों से मिलना जुलना क्या होता है, उसे कुछ नहीं मालूम थी। वो तो सीधी सादी एक लड़की थी, उसे मालूम नहीं कि दुनियादारी क्या होता है, कैसे होता है। उसने क्या किया, उसने सीखना शुरू किया और वहीं से उसकी एक नया टर्निंग पॉइंट आता है। वहाँ से वो उसका जो है एक अलग ही रास्ते में वो निकल पड़ती है। वो सोचती है कि अभी मेरे लिए सब कुछ सीखना ही पड़ेगा और सब कुछ अभी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेगी, तो सबसे पहले क्यों ना मैं सीखना शुरू कर। उसने सीखना शुरू किया। सीखते सीखते एक कंपनी से भी जुड़ गए, नेटवर्क मार्केटिंग से भी जुड़ गई, जहाँ से वो उठना बैठना चलना कुछ चीज़ें सीख गई। एक बात कहूँ दोस्तों, इंसान को अपने लाइफ में या यहाँ पर जितने सारे अभिभावक, जितने सारे माता पिता या आप कोई भी पर्सन ये वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में एक बार कम से कम आप नेटवर्क मार्केटिंग MLM में बिल्कुल काम करिए, काम करके देखिए, क्योंकि उसमें जब आप काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। भले ही उसमें आगे ना जाए, हम फेल हो जाए, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ है जो हमें सीखने के लिए और हमें मजबूत करते हैं, हमें परिस्थिति से जूझने के लिए हिम्मत देते हैं। क्योंकि हर दिन मोटिवेशन चलता भी है, वहाँ पे हर दिन ट्रेनिंग होती है, हर दिन सिखाया जाता है कि हमें बैठना कैसे है, उठना कैसे है, लोगों के अंदर जाए कैसे बात करें, हर चीज़ बताया जाता है।
तो अगर फेल भी हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन में ना मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में एक बार तो नेटवर्क मार्केटिंग करना ही चाहिए। खैर वो अलग अलग चीज़ें हैं, उसकी बात मैं नहीं करूँगी, ये मेरी थॉट है। मतलब तो मैत्री ने यहाँ तक भी किया है, उसने किसी मार्केटिंग में भी ज्वाइन किया जिसमें वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन वहाँ से उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ों का सामने किया। उसने बाहर जाना सीखा, उसने बहुत सारी चीज़ों को उसने करना सीखा, लोगों के अंदर बातें करना सीखा, और वो उसने सीखना शुरू किया। और जब सीखना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू किया, तो वो पैसे की तरफ, अब पैसा भी तो चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ नहीं मिलता। उसने जितना फ्री वो कर सकती थी वो फ्री तो उसने की, फ्री ट्रेनिंग उसने की। लेकिन जो पैसे का ट्रेनिंग है, कहते हैं ना दोस्तों कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि फ्री में सब कुछ नहीं मिलता, वो सारी नॉलेज नहीं मिलती जो एक्चुअली में चाहिए। फ्री में मिलता तो है लेकिन उतनी सारा चीज़ें नहीं मिलती जो एक्चुअली में लोगों को चाहिए होता है। तो पैसे खर्च करना और रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी था, और मैत्री को पता था ये चीज़, क्योंकि मैत्री अपने हस्बैंड से सीखा था कि रिस्क कैसे लिया जाता है। अब मैत्री के ऊपर मैत्री के हस्बैंड नहीं है, उनके बच्चे की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, साथ में चार लोन, चारों बैंकों का लोन उसके सिर पर है। अब वो खाए कि जिए कि बच्चों का देखभाल करे कि वो लोन दे, और पैसे की तो तंगी ही तंगी है। अब करे तो क्या करे। पर ऐसे वक्त पे उसे सूझता है क्यों ना मैं कुछ अच्छा ट्रेनिंग करूं, ताकि उसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा कुछ और सीख पाऊं, ताकि मैं और मजबूती के साथ और चीज़ों को मैं सीख पाऊँ और आगे बढ़ूँ। वो कहते हैं ना, फिर उस इंडस्ट्री में वो कदम रखते हैं जहाँ से कभी उसने सोचा था, कभी मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से कभी इस चीज़ को सीखा था, कभी देखा था, कभी वो महसूस भी की थी इस चीज़ को, जब उसने पहली बार अपने ही इलाके में भागवत कथा सुनने वो गई थी, जो मैं पिछली वीडियो में मैं बताई हूँ कि उसने कभी अपने लाइफ में एक मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से जब उसने सीखा तो उसका एक बार मन था कि काश ऐसे भी एक दिन मेरे जीवन में हो। तो उसने क्या किया, उसने सीखना तो शुरू किया, जिसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। अब चीज़ ऐसे था कि जब वो जितने लोग कोरोना से ख़त्म हुए, सरकार से कुछ उसके लिए उनको रिकवरी के लिए कुछ पैसे दिए गए थे, कुछ 45 से 50,000 रुपये तक उसको मिला था। वो 50,000 रुपये और कुछ पैसे उसके पास थे, उसी पैसे कुछ 1 से 1.5 लाख रुपए था। तो वो पैसे जुगाड़ करके, अब वो पैसे यहाँ पे डिसीजन कितनी बड़ी रिस्क है। पहली बार वो कभी ट्रेन में कहीं नहीं गई है, वो कभी बाहर नहीं निकली, अपने शहर से, अपने गांव से बाहर नहीं निकली। उसे मालूम नहीं था कि जंक्शन कैसी होती है, ट्रेन कैसी आती है, डिब्बे कैसे होते हैं, कहाँ पे कैसे टिकट काटा जाता है, कुछ भी नहीं मालूम। वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्ट करने जा रही थी, सब लोग उसे मना कर रहे थे घर से, क्योंकि इतने सारे ये जो पैसे हैं, जो करीबन 1.5 लाख करीबन पैसा है, इसे अपने बच्चों के लिए रखो। यह सही भी मायने था, वो खुद भी सोच रही थी कि इसे रखना बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क है। या तो इन्वेस्ट करो, कुछ सोचो और फिर से अपने शुरुआत करो, नई शुरुआत करो। जो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता, जो हुआ उसे लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो सामने है और जो लाइफ में कर सकते हैं आगे, उसे इंसान करना चाहे तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। उसने ये सोचा कि इस पैसे का, ये जो मेरे पास रकम बची हुई है, जो 1 लाख रुपए बची हुई है, जो 1.5 लाख रुपए बची हुई है, इसको क्या करूं? क्या इन्वेस्ट करूं या बच्चों के लिए रखूं भी तो कितना होगा इसका? क्या इसमें सारा चीज़ हो जाएंगे कि मुझे इससे और सीखना चाहिए? इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब उसकी जो माइंड है दो पटरी पर चल रही थी, इन्वेस्ट करूं, सीखूं, आगे बढ़ूं, क्या इसे बैंक में रखूं, बच्चों के लिए रखूं, ये पैसे इन्वेस्ट वहाँ पे करूं, क्या करें?
अब उसने ये सोचा, उसकी थिंकिंग, उसे ये लगा कि लाइफ में एक चांस, एक बहुत बड़ा चांस लेना चाहिए। और आपको पता है कि ऐसी चीज़ों में जो बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं वो किसी को भी ऐसी मदद नहीं करते, वो कभी भी किसी को भी मदद नहीं करते। हाँ, उनको पैसे से वो पैसे किसी दूसरी जगह पर काम करते हैं। यहाँ पर एक ऐसा आता है कि इंसान भगवान के नाम पर तो बहुत मंदिर, मस्जिद, बड़े बड़े तीर्थ स्थान में बहुत बड़ी बड़ी दान करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जहाँ चाहिए होता है, एक्चुअली में जहाँ लोगों को चाहिए होता है, वहाँ पर उसकी कोई मदद नहीं करते, कोई मदद करने वाला नहीं होता। चाहे कि इंसान कितना, अगर इंसान के पास घर नहीं है, कितने सारे लोग हैं दुनिया में कि आप देखेंगे कि उनके पास घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पर लोग ऐसे हो जाते हैं कि लोग पूरा सारा का सारा चीज़ दे देते हैं, मंदिर बना देते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बन जाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती, होना भी चाहिए। लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअली में जिसको हेल्प की ज़रूरत है, उसे हेल्प नहीं करना चाहते, और अगर करना चाहते भी हैं तो ऐसे करके हेल्प करेंगे कि वो बहुत बड़े एहसान कर रहे हैं, मतलब लाइफ टाइम का, अगर किसी से हेल्प भी ले तो लाइफ टाइम का एहसान है। तो मैत्री को किसी का एहसान लेना पसंद नहीं हो, खुद लड़ना चाहती है, खुद लड़ना जानती है और कुछ करना चाहती है अपने बलबूते पे। पता है कि ये बहुत मुश्किल है, पता है कि बहुत ही इसमें दुविधा आने वाला है, बहुत ही इसमें प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बहुत उसको चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, फिर भी वो करने के लिए तैयार है। यहाँ पर वो डिसीजन लेना उसके लिए बहुत मायने रख रहा था। एक तरफ परिवार है, एक तरफ घर है, दूसरी तरफ उसके डिसीजन है। उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया, बहुत एक नामी दामी एक इंटरनेशनल ट्रेनर से उसने क्या किया, सबसे पहले उससे वो ट्रेनिंग लेना शुरू किया। वो वहाँ तक जाती है, वो इतना बड़ा ट्रेनर के पास जाते हैं दूसरे शहर में ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर एक बहुत बड़ी करीबन उसको 1.5 लाख रुपए खर्च करनी होती है। उसके पास उस पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं है। तो उसने क्या किया, उस पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट किया, एक बहुत बड़ी आशा लेकर कि वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जब वो आएगी तो एक अलग ही इंसान बनेगी, उसके पास कुछ अलग ही नॉलेज होगी। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ, इस भरोसा के साथ उसने उस पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट किया। और इन्वेस्ट करने के बाद अब उसके आने जाने के लिए पैसे नहीं मांगते, उसने किसी से उधारी करके कुछ उधारी मांगे लोगों से, और तब जाके उसने ट्रेन में उसने रिजर्वेशन करवाया। और रिजर्वेशन भी ऐसा कि उसने अपने घर से कभी भी कदम नहीं रखा। वो पहली बार घर से निकल रही थी 1 हफ्ते के ट्रेनिंग के लिए, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए निकल रही थी घर से। उसको जंक्शन में लेने के लिए भी कोई नहीं था, छोड़ने के लिए कोई नहीं था। उसने अकेले ही घर से अपने कुछ बैग में कुछ कपड़े, जो सामान्य कपड़े उसके पास थे, उसी को लेकर के उसने घर से पहली कदम निकली। पहली कदम वो निकली घर से, और घर से निकलने के बाद वो स्टेशन जाती है, सबसे पूछ पूछ कर वो स्टेशन जाती है। जाने के बाद वहाँ पर जाके वो खूब रोती है, इतनी रोती है कि पूरा इतना बड़ा जंक्शन, पूरा लोग कचाकच भरा हुआ है, चारों तरफ लोग हैं, लेकिन उसके आंखों से आंसू टपक जा रही थी, गिरे जा रही थी। उसको ये होश ही नहीं है कि इतने सारे लोग उसको वॉच कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रही थी मैत्री को, क्योंकि मैत्री के मन अभी बहुत दुख है उसके मन में। वो बहुत रो रही थी कि कैसे करके क्या करूं, इतनी 2 दिन की रास्ते में ट्रेन में जाना है, वहाँ पर कैसे लोग होंगे नहीं पता, कैसे ट्रेन होगा नहीं पता, क्या होगा नहीं पता, कहाँ पे कैसे जाना है नहीं पता। बस रिजर्वेशन किया 1 हफ्ता पहले, और जब टिकट जब काटे, जब आने वाला है ट्रेन, इसको तो पता भी नहीं है कि कौन सा बोगी है, कौन सा डब्बे में उसको कैसे चढ़ना है। उसने क्या किया, उसने लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई ट्रेन कब आने वाला है। जो लोग वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, उसने हर लोगों से, सुनने में वो
कमी नहीं की। वो हर लोगों से अपने टिकट को ले लेके दिखाती है और कहते हैं कि ये डब्बा का नंबर है और ये ऐसा ऐसा है, कैसे करके मैं ट्रेन में चढ़ूँगी। तो सभी लोग उसकी हेल्प करते हैं। वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, समझ जाते हैं कि पहली बार वो जा रही है, लेडीज़ है, तो सब उसकी हेल्प करते हैं और उसके साथ फिर वो ट्रेन में जाती है। एक दिन एक रात के बाद वो उसी ट्रेनिंग वाली जगह में वो पहुंचती है और पहुंचने के बाद उसे फिर ट्रेनिंग होती है वहाँ पे करीबन 8 दिन तक वो उस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाती है, सारा चीज़ सीख रही होती है। वहाँ पे सब लोग बड़े बड़े होते हैं, करोड़पति लोग, लाखोंपति लोग, करोड़पति लोग, लाखपति तो नहीं है, मैं करोड़पति ही कहना चाहूँगी। वहाँ पे सब करोड़पतियाँ आते हैं, सब हाई सोसाइटी वाले होते हैं और मैत्री उसके बीच एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल सी कपड़े पहनकर, नॉर्मल सी जूती पहनकर वो वहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी। उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे बंद कर दिया गया था। दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल ही गई कि जब उसकी ट्रेनिंग, जब वो घर से निकलने से पहले वो 15 दिन पहले जब उसके बारे में पूछताछ किया गया ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, आप जब किसी पे आप इन्वेस्ट करते हो और जब आपकी सिचुएशन के बारे में कुछ बताते हो लोगों को कि ऐसा ऐसा है, क्या कम हो सकता है या ऐसा ऐसा है, तो पहले इंक्वायरी करते हैं कि आप उस फीस को देने लायक हो या नहीं हो। इंक्वायरी करते हैं, अगर आप हो उस फीस दे सकते हो तभी आपके साथ वो सारे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, आगे बढ़ती है, वरना नहीं। तो मेरा जो मैत्री को जो ट्रेनिंग है वो वहीं पे उसको रोक दिया गया था जहाँ से वो ट्रेनिंग करने वाली थी। वहाँ से कॉल आता है कि आप इस ट्रेनिंग को मत करो। मैत्री अवाक थी, क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी आधा ही फीस आपने माफ, मतलब उनका कहना है कि अभी तो आधा ही फीस भरे हो आप और ऐसी आपकी कंडीशन है, तो आप कैसे करोगे, इतना बड़ा इतना बड़ा पैसे है, इतना बड़ा अमाउंट है, आप कैसे करके दोगी। तो आप बहुत मना किए उनको, जितना मतलब उन लोग कर सकते हैं बहुत उन लोग मना किए ताकि मैत्री उस ट्रेनिंग में ना जा पाए। लेकिन मैत्री ठान लेती कि कैसे भी करके वो ट्रेनिंग करेगी ही। उसने विश्वास दिलाई कि मेरा आधा पैसा भरी और मैं जाके वहाँ पे मैं, और जो आधा बचा हुआ है मैं कैसे भी, चाहे उधारी पारी कैसे करना पड़े, मैं बिल्कुल आपका फीस जो है मैं पे कर दूँगी। और फिर वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद तो नज़र अलग ही है, क्योंकि सब इतने बड़े बड़े हाई सोसाइटी के लोग हैं, सब इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कपड़े, 5 स्टार होटल, खाना पीना सारा चीज़ अलग ही नज़र है, अलग ही चीज़ है। और वहाँ पे मैत्री जो है नॉर्मल कपड़े पहने हुए, नॉर्मल उसका जूता, नॉर्मल सी एक इंसान आई है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए और उसको बताया जा रहा था कि ट्रेनिंग का रोक दिया गया था, तो उसके बावजूद भी वो उस जगह तक पहुँच जाती हैं और फिर उसका ट्रेनिंग जो है वहाँ से शुरू करते हैं। उसको इतना प्रॉब्लम आता है कि वहाँ की जो लिफ्ट होती है वो भी उसको चलाना नहीं आता। वो पहली बार वहाँ पे जाके वो लिफ्ट में फंस जाती है, वहाँ पे जाके फिर लिफ्ट में ऊपर नीचे मतलब करना वो सीखती है। मतलब इतने एक ऐसे माहौल से वो निकल करके उस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में वो जाती है, इतनी बड़ी रिस्क लेकर वो जाती है। और जब 8 दिन पूरा होता है बहुत ही बड़ी आशा लेकर वो जाती है वहाँ पे, बहुत ही आशा लेकर जाते हैं। लेकिन ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, वो बहुत खुश रहती है कि नहीं मैं कुछ सीख रही हूँ। ऐसे में जब लास्ट दिन होता है तो एक अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि मैत्री कभी भी ये जो आपके सामने जो एक आस जिंदगी, ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ फ्रेंड्स, ये कहानी कभी मैत्री की ख्वाहिश है कि वो बुक लिखेगी अपने ऊपर, वो बुक के माध्यम से लोगों को इंस्पायर करना चाहती थी, उसको बहुत पसंद था लिखना। और जब वो ट्रेनिंग से जाने से पहले उसमें जो मास्टर क्लास होती है उसमें दिखाया गया था कि इसमें राइटर है, कैसे आप बुक लिखते हैं, इसमें भी आप सीखेंगे, आपको मेंटरशिप मिलेगी, साथ में आप एक अच्छा ट्रेनर बन के निकलोगे। तो वो यही सोचते हैं कि अभी तो कमाई का जरिया है नहीं मेरे पास, अगर मैं कोच बन गई, अगर मैं एक ट्रेनर बन गई तो हो सकता है मैं वो अपनी काम करके मैं 2
चला पाऊँ और मैं लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ। यही सोचकर उसने क्या किया था, उस ट्रेनिंग को ज्वाइन की थी, उस ट्रेनिंग में इन्वेस्ट की थी, इतनी बड़ी रिस्क लेकर के। ऐसे में लोगों का सोच क्या होता है पता नहीं। वो जो पैसे के बारे में बोल रही थी, ऐसे में लोग उस पैसे को खर्च नहीं करते। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि वैसे माहौल में कौन पैसा खर्च करता है, वैसे माहौल में लोग प्रेशर देते हैं कि नहीं इस पैसे को इन्वेस्ट करो, सीधा बैंक में रख दो या बच्चों के नाम पे कर दो। यही लोगों का सोच होती है, लेकिन इस सोच को बदल दिए और इस सोच को बिल्कुल उल्टा काम कर रही थी मैत्री। अभी जब लास्ट दिन होता है वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि आपको मेंटरशिप के लिए आपको 55,000 रुपये देने होंगे। उसके बाद अगर आप बुक लिखना चाहें, वो भी इंटरनेशनल ट्रेनर से, जो इंटरनेशनल कोच होती है, अगर उनके साथ आपका फ़ोटो आएगा, फ्रंट पेज पर आपकी फ़ोटो रहेगी और आपको बुक उनके साथ साझा करेंगे और उनका फ़ोटो रहेगा, साथ में आपके भी फ़ोटो रहेंगे। ये सारा चीज़ करके होगा, लेकिन उसके लिए अलग से और 6 लाख रुपए देने की ज़रूरत है। अब मैत्री इतने दिन 6 दिन 7 दिन तक तो बहुत ही खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब 7वें 8वें दिन में वो अनाउंसमेंट होती है तो फिर से वहीं पे डिमोटिवेट हो जाती है कि इतना सारा पैसे मैं इन्वेस्ट करके यहाँ आई हूँ यही चीज़ सीखने के लिए। अब यहाँ जब आ गई तो आगे का जो सुनने को आ रहा है, यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है कि मेंटरशिप के लिए यहाँ पे फिर से और 50-55,000 रुपये देने होंगे, जो उसके पास नहीं थी। अगर वो बुक लिखना चाहे, जो उसकी ख्वाहिश है, जो वो चाहती थी कि यहाँ से फुलफिल हो सकती थी, उसने वहाँ पर भी 6 लाख रुपए वहाँ पे देने होंगे। तो जिसके लिए उसके पास वो पैसे नहीं थे। ख्वाहिश तो है, उसको उस समय बहुत ही दुख लगा, बहुत दुख लगा कि शायद मेरा ये इन्वेस्ट शायद गलत हो गया, लेकिन नहीं, वो उस समय उसको वैसा लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में वहाँ से भी उसको बहुत बड़ी सीख मिली। अब उसके पास पैसे नहीं थे, उतने सारे हॉल में बहुत सारे लोग हैं कि तुरंत के तुरंत उन लोग इन्वेस्ट किए उस चीज़ के लिए, बुक लिखने के लिए, आगे की मेंटरशिप के लिए, जो मेंटरशिप एक्चुअली में मैत्री को चाहिए थी, क्योंकि उसके पास तो कुछ नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई मेंटर नहीं था उसके पास। उसको रियल फैक्ट ये है कि उसको एक मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एक मार्गदर्शक की, जो उसको कुछ ना करे, बस उसके साथ रहे, उसके सपोर्ट रहे, उसको थोड़ा उसके सिर में थोड़ा सा हाथ भी रखे ना, फिर भी वो मैत्री आगे बढ़ सकती थी। लेकिन कोई भी उसके तरफ देखने वाले नहीं थे। वहाँ पे सब लोग अपने अपने हिसाब से सब लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, पे कर रहे थे, लेकिन मैत्री ऐसे ही बैठ गई और वो इंडस्ट्री से, उसी होटल से वो डीमोटिवेट होकर निकलती है कि अब क्या किया जाए। जो पैसा था उसने वहाँ पर खर्च कर दी, वहाँ पर इन्वेस्ट कर दी, अब तो उसके पास पैसे भी नहीं हैं। वो करेगी तो आगे क्या करेगी, ना कुछ भी आगे और ट्रेनिंग लेने के लिए ना पैसा है और ना आगे वो कुछ कर सकती है। उसके सारे पैसा ख़त्म हो गए, वो थक गई, बहुत बड़ी चीज़ों से वो जूझ रही थी। उसने वहाँ से सबसे पहले वो घर आई और घर आने के बाद वो 1.5 महीना 2 महीने तक इसी डिप्रेशन में रहा कि करूँ तो अभी क्या करूँ, अभी पैसे भी नहीं हैं, कमाना भी है, खाना भी है, अब करे तो क्या किया जा सकता है। इधर घर में भी बच्चे लोग होते हैं, घर वाले भी होते हैं, उनको भी जवाब देना होता है। ऐसे में उन लोग के जो सवाल है उसके भी वो फेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने जो थोड़ी बहुत रकम थी 1.5 से 2 लाख रुपए उसने पूरी ट्रेनिंग में वो खर्च करके आए। फिर ये वीडियो में यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। तो दोस्तों आप इसमें बताइएगा कि अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली तो आपको वो अनुभव कैसा रहा, आपको क्या लगता है ट्रेनिंग इंडस्ट्री कितना परफेक्ट है, कितना इन्वेस्ट उसमें करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं उसकी कैपेसिटी में क्या वो चीज़ आप कर पाते हो, क्या आप उस चीज़ को कर पाते हो। और अगर आपको ट्रेनिंग में, अगर कभी आप ट्रेनिंग में गए तो ट्रेनिंग में गए उसकी जो एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। और ये वीडियो का जो अगला सेशन है, जो अगला मेरी जो बात रहेगी मैत्री के बारे में, मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगी यहाँ पे।
कैसे करके वो आगे जाएगी। तो दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम तो दुनिया में है, होती रहती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो इस चैलेंज को जब जो इंसान इस चैलेंज को सामना कर पाता है, इस चैलेंज का सामना कर पाता है, वही इंसान आगे जा पाता है, कुछ सोच पाता है। मैत्री के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। वो तो बिल्कुल ऐसी लड़की थी जिसके न शकल है, न सूरत है, न कुछ गुण है, न कुछ है। उसने धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को अर्जन करना सीख रही थी सारी चीज़ों को मैनेज करना। थैंक यू। आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगा।